शीला देवी के परिवार में दो बेटे रमेश और दिनेश दोनों शादीशुदा थे। रमेश की शादी को कुछ साल हो चुके थे, जबकि दिनेश की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। इसीलिए घर के सारे काम बड़ी बहू सबिता ही संभालती थी, क्योंकि छोटी बहू रोशनी नौकरी करती थी। अरे माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सुंदर सी साड़ी लाई हूँ। बहू, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, पर महंगी होगी। माँ जी, आपसे ज़्यादा कीमती नहीं है। वैसे आज दरअसल मुझे सैलरी मिली थी, तो सोचा आपके लिए भी कुछ खरीद लूँ। माँ जी, वो आपने शरबत बनवाया था। अरे अरे, ध्यान से, अभी रख दे, मैं पी लूँगी। पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूँ। इस पर गिर गया जरा सा भी शरबत तो दाग लग जाएगा। और हाँ माँ जी, भाभी को बोल दो कि वो इसे मशीन में ना धोए, क्योंकि ये सब कपड़े मशीन में ही धो देती है। अरे बहू, ये टहरी घर में काम करने वाली, ये तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। इसका जितना दिमाग होगा उतना ही तो काम करेगी ना। इसे क्या पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तुम तो सारा दिन बाहर नौकरी करती हो, मेहनत करती हो। इसका क्या है, जरा सी सब्जी रोटी बनाई और थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दिया, बस। अरे असली मेहनत तो तुम कर रही हो बाहर नौकरी करके। माँ जी, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम था ऑफिस में। हाँ बहू रानी, थकावट तो है ही। अच्छा, तुम एक काम करना, रात को हल्दी वाला दूध पीकर सो जाना, सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी सविता का देवर भी आ जाता है। भाभी, आपने आज फिर से आलू बैगन की सब्जी बना दी। पता है, मेरे साथ के सारे दोस्त यही कहते हैं कि तू रोजाना आलू बैगन की सब्जी क्यों लेकर आता है। भाभी, आपसे कोई और सब्जी नहीं बनाई जाती क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड्स तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती हैं टिफिन में। कभी दाल मखनी, कभी सोयाबीन चाप, कभी मटर पनीर और न जाने क्या क्या बढ़िया मसालेदार सब्जियां। अरे ये बस निपटाने वाले काम ही करती है, कोई काम ढंग से थोड़ी होता है इस पे। अब कान खोल कर सुन लो सबिता बहू, थोड़ा अपने आप को बदल लो, वही ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन उस समय बड़ी बहू सबिता कुछ नहीं बोली। शीला अपनी दोनों बहुओं के बीच अक्सर ही ऐसा भेदभाव करती थी। अब तो सबिता का मन दुखने लगा और एक दिन सबिता किताब में एक कहानी पढ़ रही थी और कहानी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई और वो खुद से बोली, अब बहुत हुआ, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा जैसा इस कहानी में बताया गया है। जहाँ सबिता रोजाना सुबह उठकर सबका टिफिन तैयार करती थी, अपने हस्बैंड का, अपने देवर का, अपनी देवरानी का और उसके बाद अपनी सास का नाश्ता बनाती, फिर बच्चों का टिफिन भी पैक करके उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आती थी। लेकिन आज सबिता में कुछ बदलाव था। अरे, आज तो रसोई में कोई नहीं है। भाभी तो सुबह सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने लगती हैं। क्या हुआ रोशनी बहू, क्या बात है? माँ जी, आज रसोई में सबिता भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहीं सो तो नहीं रही? माँ जी, सविता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बुखार भी लग रहा है। देखता हूँ, दिन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ओहो, पर आज तो मुझे बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। उस दिन रसोई में कुछ भी नहीं बना था। सबिता के बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए रमेश बाजार से नाश्ता ले आया, पर रोशनी और दिनेश बिना खाए ही ऑफिस चले गए। शीला ने भी बाजार का थोड़ा बहुत खाकर अपना काम चला लिया, पर शीला देवी को घर में काम वाली रखना पसंद नहीं था, इसलिए सारे घर का काम शीला देवी को अकेले ही करना पड़ा, जिससे शीला देवी की कमर में दर्द हो गया। अरे मोरी मैया, मेरी कमर, अरे मेरी कमर गई। रोशनी बहू, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, रात की रोटी तो तुम ही बना लो। मेरी कमर में तो बहुत दर्द है, हिला भी नहीं जा रहा है। मैं? पर माँ जी, मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है रसोई में काम करने की। एक काम करती हूँ, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ। रोशनी, आज सुबह भी बाजार का नाश्ता खाया था,
दोपहर को भी बच्चों को मैंने ब्रेड मक्खन लगा कर दे दिया था। अब बाजार का खाना कोई भी नहीं खा पाएगा और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और एक काम और कर दो, सविता की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे हल्का खाना खाने को बोला है। मैं अकेली इतना सब थोड़ी ना करूँगी। माँ जी, आपको थोड़ा हिलना पड़ेगा। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आप तो जानती हो मैं ऑफिस का काम भी करती हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। रुको, आ रही हूँ। इधर दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही थीं। उधर सबिता बीमार होने का नाटक करके आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। सविता, अब कैसी तबीयत लग रही है? डॉक्टर ने बोला था कि बुखार तो नहीं है। वैसे तुम्हें शायद कमजोरी होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे होना ही है। बस 2-3 दिन की बात है। मुझे भी बिस्तर पर लेटना कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से घर में कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। रसोई में खाना भी ठीक से नहीं बन रहा। अरे तुम ये सारा दिन घर की चिंता करके ही अपनी तबीयत खराब कर रही हो। फिर अगले 2 दिनों में ही शीला और रोशनी दोनों को नानी याद आ गई, जब दोनों को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे थे। सच में आज पता चल रहा है सबिता अकेले कितना काम करती है। हम दोनों तो मिलकर भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना वो अकेले कर लेती है। उसके साथ तो कोई होता भी नहीं है और वो सबके लिए सब कुछ करती है। हाँ, आप ठीक कह रही हो माँ जी। सबिता भाभी रसोई में होती हैं तो मुझे भी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता होता है वो तीनों टाइम का खाना भी संभाल लेंगी और हमें समय पर खाना भी मिल जाएगा। पर अब पिछले 3 दिनों से हम में से किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं खाया। हाँ, रोशनी सही कह रही है। भाभी गरम गरम खाना पैक करके देती हैं तो दोपहर में भी ऑफिस में पेट भर जाता है। पर अब मजबूरी में कैंटीन का खाना खाकर मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। हाँ, कुछ भी कहो, ये घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो सिर्फ सबिता बहू की वजह से ही संभला हुआ है। हाँ माँ जी, सबिता भाभी बस जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, मुझे तो लगता है भाभी अकेले ही घर का सारा काम करती हैं, इसी वजह से वो बीमार हुई है। क्यों ना हम घर में सफाई बर्तन के काम के लिए कोई काम वाली रख लें, जिससे भाभी को भी सहारा मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो अकेली कितना ही करेगी, हमारा ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं। माँ जी, वो जो पड़ोस में जो एक काम वाली काम करती है ना, उसको बुला लेती हूँ। वो जो बोलेंगे सब कर देगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। सबिता यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे, उसकी भी सब कदर करे। फिर घर में काम वाली रख ली जाती है ताकि सबिता को आराम मिल सके। देवर जी, आपका लंच। रोशनी, तुम भी अपना लंच ले जाना, मैंने पैक कर दिया है। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को कितना मिस कर रही थी। अब आप बस आराम करना, वो काम वाली आ जाएगी और सारा काम कर जाएगी। सबने सबिता की अहमियत को समझा और उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। ओहो, इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या करूं? ये कैब कब तक आएगी? लेकिन बस कैंसिल ना हो जाए। ऊपर से ये बारिश और बढ़ती जा रही है। सुरेखा एक कंपनी में काम करती है। आज सुरेखा को किसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस में देरी हो गई। ऊपर से बारिश हो रही थी। इस वजह से सुरेखा को ना ही कोई ऑटो मिल रहा था और ना ही कोई कैब। लेकिन जैसे तैसे एक कैब बुक हो जाती है, पर वो शेयर कैब थी। सुरेखा शेयर कैब में बैठ जाती है, लेकिन कैब में पहले से ही एक और सवारी बैठी थी। वो था एक छोटी हाइट वाला लड़का। पर सुरेखा भी चुपचाप बैठी रही और वो लड़का भी। फिर कुछ देर बाद सुरेखा का घर आ जाता है और वो अपने घर चली जाती है। सुरेखा, आज तूने आने में बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। अरे मम्मी, आज ऑफिस में बहुत काम था और वापस आते हुए बारिश भी इतनी तेज थी कि कुछ मिल ही नहीं रहा था आने को। बहुत मुश्किल से एक कैब मिली तो मैं घर पहुंची। अरे बेटी, तुम मुझे फ़ोन कर देना था ना, मैं स्कूटी पर आ जाता लेने के लिए। वो पापा, बारिश बहुत तेज थी, आप भी भीग जाते। इस वजह से मैंने सोचा मैं ही जैसे तैसे आ जाऊंगी।
और मम्मी, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप प्लीज़ मुझे खाना दे दो। फिर अगले दिन सुरेखा जब ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो वो बहुत परेशान थी। सुरेखा, क्या हुआ, परेशान क्यों है? वो मम्मी, मेरी इम्पोर्टेंट फाइल कहीं नहीं मिल रही। वो फाइल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं देखी है? वो फाइल तो तू कल ऑफिस ले गई थी, कहीं ऑफिस में तो नहीं रह गई? हाँ, हो सकता है, ऑफिस जाकर देखती हूँ। सुरेखा ऑफिस जाती है पर उसकी फाइल उसे नहीं मिलती। फिर कुछ देर बाद सुरेखा की मीटिंग थी जिसमें उसे फाइल का ही काम था। अचानक वो लड़का सुरेखा के ऑफिस आ जाता है जो पिछली रात सुरेखा के साथ कैब में था। तब वो सुरेखा से मिलता है। जी नमस्ते, मेरा नाम विशाल है। कल रात आप मेरे साथ शेयर कैब में बैठे थे ना, आप अपनी ये फाइल कैब में ही भूल गई थी। वो मेरे पास आपके घर का तो एड्रेस नहीं था, बट आपके ऑफिस का एड्रेस इस फाइल पर लिखा हुआ था। ये लीजिए आपकी फाइल। जी, मुझे याद आया। थैंक यू सो मच। आपने मेरी फाइल संभाल कर रखी, वरना मेरा बहुत लॉस हो जाता। तभी ऑफिस का स्टाफ विशाल की छोटी हाइट को देखकर हंसने लगता है। अरे ये तो बोना है, कितनी छोटी हाइट है यार इसकी। देखो तो, ये सुरेखा से मिलने क्यों आया है? कहीं ये बोना सुरेखा का बॉयफ्रेंड तो नहीं है? सब लोग बहुत हंस रहे थे। सुरेखा और विशाल सबकी बातें सुन रहे थे। फिर वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेखा को पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। बहन जी, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, आपकी बेटी को पलकों पर बैठा के रखेगा। मैं तो कहती हूँ रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मालती जी, लड़की की हाइट बहुत छोटी है, हमारी सुरेखा के मुकाबले तो लड़का हाइट में बहुत छोटा रहेगा। नहीं नहीं, सब कितनी बातें बनाएंगे, ये रहने दो, आप कोई और रिश्ता बताओ। ठीक है, तो फिर मैं कोई और रिश्ता बताती हूँ। वो आंटी जी, आपने लड़के का नाम क्या बताया था? बेटी, विशाल नाम है लड़के का, ये फोटो है, एक बार तुम भी देख लो। सुरेखा देखती है, ये लड़का वही विशाल है जो उसे कैब में मिला था और फाइल देने भी ऑफिस आया था। फिर शाम को सुरेखा अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और उन्हें समझाती है कि लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन सुरेखा के बार बार कहने पर उसके मम्मी पापा शादी के लिए मान जाते हैं। फिर एक दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तुम तो जानती हो कि मेरी हाइट बहुत कम है, मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी तुमने मेरी शादी के लिए हाँ कह दी। वो तो मम्मी पता नहीं मेरे रिश्ता बेचती रहती हैं, जबकि मैं जानता हूँ मेरी छोटी हाइट की वजह से कोई भी लड़की आसानी से शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। और सुरेखा, तुम्हें तो मुझसे लाख गुना अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अभी भी समय है, तुम मना कर दो। विशाल, मैंने आपका नेचर देखकर इस शादी के लिए हाँ की है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। ऐसी बात नहीं है सुरेखा, तुम्हारी जैसी लड़की का लाइफ पार्टनर बनना बहुत किस्मत की बात है। तो बस ठीक है, मुझे आपसे ही शादी करनी है, मैंने सोच लिया है। और फिर सुरेखा और विशाल की शादी हो जाती है। शादी के फंक्शन में सब सुरेखा और विशाल की जोड़ी को देखकर बहुत बातें बना रहे थे, पर सुरेखा को इस बात से कोई मतलब नहीं था। बहन जी, आपको अपनी सुरेखा के लिए इतना छोटा लड़का ही मिला था? सुरेखा तो देखने में सुंदर और लंबी चौड़ी थी, इसके जैसे हाइट वाला लड़का ढूंढना था, ये क्या बौना सा ढूंढ दिया है। अरे सुरेखा की माँ, चलो कुछ काम है, पंडित जी बुला रहे हैं। जी, मैं अभी आई, आप लोग कुछ लीजिए। सुरेखा के ऑफिस के भी दोस्त जब शादी में आए तो वो भी सुरेखा की पसंद को देखकर बातें बनाने लगे। सुरेखा, ये तो वही विशाल है ना जो उस दिन तुम्हारी फाइल लेकर आया था? तुमने भी क्या लड़का पसंद कर लिया, इतना छोटा, कम से कम अपने बराबर की हाइट का तो चुनती। प्राची प्लीज, मैं चाहती हूँ तुम सब शादी में आए हो
तो इस तरह की कोई भी बात मत करो। मैं तुम सबको अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसलिए ऐसी बातें करके मेरे और अपने रिश्ते को खराब मत करो। और तुम सब खाना खाकर जाना। सुरेखा ने सबको चुप कर दिया। सुरेखा की शादी हो गई। उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और शादी के बाद वो नई नवेली बहू बनकर विशाल के घर पहुंच गई। तुम्हारे आने से इस घर में कितनी रौनक आ गई है बहू। विशाल तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता था। पता है, उस दिन जब तुम पहली बार कैब में मिली थी तो उस दिन ये बारिश में बहुत भीग गया था। रात को ये सोया तो इसे तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि रेस्ट करना है, पर इसने कहा नहीं, ये फाइल जिनकी है उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। और तब से तुम्हें ये बहुत पसंद करता है विशाल। विशाल, आपको उस दिन बुखार था और आप मुझे तभी से पसंद करते हो। ये सब सुनकर मेरे मन में आपके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई है। सुरेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सचमुच विशाल बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का था। फिर कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद सुरेखा एक बार फिर से ऑफिस ज्वाइन करती है। इधर विशाल ने भी अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के शरीर की बनावट और रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कमियां तो बहुत मिल जाएंगी पर अच्छाइयाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं।